Hello students, I am Gundan Chaubey, Faculty of Physics Department, Optimus Medical Institute, Patna. Today we are going to discuss about a new topic, process of charging. उसके पहले देखो, पिछले लेक्चर में थोड़ा लाइट और साउंड का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं पिछले लेक्चर में जो भी बातें बताया हूँ एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ. ठीक है, आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, उसको लिखते रहिएगा. ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज. चार्ज के बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन स्टैटिक टर्म से आप परिचित हैं. आपको स्टैटिक मतलब पता है. स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट. मतलब इस चैप्टर में चार्ज को रेस्ट करके और उसके इफेक्ट्स की स्टडी करनी है. ठीक है, ओके. तो ये चार्ज क्या होता है, उसके पहले मैं एक बेसिक टर्म आपको बता दूं. बोला जाता है देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर: मास, चार्ज एंड स्पिन. मास, चार्ज एंड स्पिन. मास, आपको पता है मास किसी भी मैटर का एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किसी भी मैटर के पास, किसी भी बॉडी के पास इनर्शिया होता है. ठीक है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है. ऐसे विद इन 10 आप ये भी पढ़े होंगे, अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास. मास हमेशा पॉजिटिव होता है. मास एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो हमेशा पॉजिटिव होता है. निगेटिव मास का होना पॉसिबल नहीं है अभी तक के फिजिक्स के रिसर्च के हिसाब से. यदि निगेटिव मास पॉसिबल होता तो मज़ेदार हमारा फिजिक्स होता. क्यों मज़ेदार होता? क्योंकि जैसे मान लो ये कुछ इसके पास पॉजिटिव मास है, अब इसके बराबर का कुछ हम निगेटिव मास इसके साथ ऐसे ऐड कर देंगे, इसके कांटेक्ट में लाएंगे. जैसे कांटेक्ट में लाएंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को नलीफाई कर देगा. नलीफाई कर देगा तो ये पार्टिकुलर जोन में एक वैक्यूम डेवलप हो जाएगा. तो जहाँ मर्जी वहाँ पे हम वैक्यूम डेवलप कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है. और यही कारण है. और ये क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि निगेटिव मास पॉसिबल नहीं होता है. अब मास मास इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. ये थोड़ा मैं जल्दीबाजी में मास के बारे में बोल के निकल रहा हूँ. अब इस चैप्टर के बाद मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा. उस ग्रेविटेशन में और भी बहुत सारी जो भी बेसिक एस्पेक्ट्स हैं और उसके जो अच्छे प्रॉब्लम्स हैं ग्रेविटेशन के, वो सब कवर होंगे. लेकिन अभी हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है. एक टर्म आया स्पिन. स्पिन क्या होता है? तो स्पिन के बारे में भी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से. लेकिन यहाँ पे स्पिन के बारे में मैं आपको 1-2 पॉइंट बता देना चाहूँगा. स्पिन का हमारे क्वांटम फिजिक्स में, मेनली ये क्वांटम फिजिक्स में ये टर्म यूज किया जाता है. हमारे न्यूटोनियन फिजिक्स में नहीं यूज किया जाता है, हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं. तो हम हमारे फिजिक्स में जो स्थान एंगुलर मोमेंटम का है वही स्थान स्पिन का क्वांटम फिजिक्स में है. ठीक है, स्पिन इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं. ठीक है, ओके. और अभी हम इसको छोड़ते हैं. अब बोला जाता है कि जो सेम स्पिन के बीच में दो ऐसे पार्टिकल्स जिनके बीच में जिनका स्पिन सेम है, उन पे जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है तगड़े अमाउंट का लगता है, अच्छे अमाउंट का लगता है, बड़े अमाउंट का लगता है. और वैसे दो पार्टिकल जिनका स्पिन सेम नहीं है उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है वो वीकर लगता है. ठीक है, अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे. हमें चार्ज के बारे में जानना है. जैसे बोलते हैं व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज. तो चार्ज के बारे में लिख लो. चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it produces and experiences electric and magnetic effects. ओके, चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे आते हैं. चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो तब फोर्स फील करता है जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा टर्म है जिससे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, लेकिन 10th क्लास में थोड़ा बहुत इसका नाम लिया गया होगा. मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत आप 10th के स्टडी से जानते होंगे. ठीक है, इसलिए मैं फ्रैंकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बोलता रहूँगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो फील है, एक्चुअल फील है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आपके लिए ये दोनों टर्म और भी ज़्यादा फैमिलियर होता जाएगा. ठीक है, ओके. तो चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मैटर फोर्स फील करता है जब वो दूसरे चार्ज के इंटरेक्शन में आता है.
या फिर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसमें रखा जाएगा तो फोर्स फील करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसमें मूव कराया जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। स्टैटिक जब भी रहेगा ना चार्ज, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। ऐसा क्यों है, ये चैप्टर जब स्टार्ट होगा उस समय मैं आपको ये बात बता दूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये देखो दोस्त, एक चीज समझो, ये साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जो फील्ड जिस वजह से डेवलप होता है, जो फील्ड जिस वजह से डेवलप होता है, फील्ड का मतलब सीधा क्षेत्र समझो, फील्ड का मतलब है जैसे कहां तक उसका प्रभाव है, कहां तो उसका इफेक्ट है। जैसे कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ सराउंडिंग में एक वैसा पार्टिकुलर रीजन जिसमें मैं दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल लेके आता हूं तो वो इसकी वजह से फोर्स फील करता है। तो वो पार्टिकुलर सराउंडिंग रीजन जो होगा उसका शेप में मैं ऐसे करने का मतलब ये मत समझना कि वो स्फेरिकल शेप का होगा, उसका शेप मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका शेप चाहे कुछ भी हो, लेकिन जहां तक इस चार्ज की वजह से कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स फील करता है तो उस पार्टिकुलर रीजन को, उस पार्टिकुलर सराउंडिंग रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, चार्ज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी ना उसको इलेक्ट्रिक बोलते हैं। जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिक होता है और डायनेमिक इलेक्ट्रिक होता है, तो इस चैप्टर में हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो अब चार्ज की प्रॉपर्टी पे आते हैं कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है। तो चार्ज का पहला प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो होता है, जो मेन प्रॉपर्टी है उसको मैं पहले कवर करूंगा, और जो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है जो हमेशा याद रहेगा कॉमनली, वो आप भूलते नहीं हैं, उसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके। तो पहला प्रॉपर्टी जो है चार्ज के बारे में बोलते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज जब भी होता है वो मास के साथ होता है। चार्ज जब भी होगा वो मास के साथ, चार्ज किसी भी बॉडी पे चार्ज है इसका मतलब उसके पास मास भी है, लेकिन किसी के पास मास है तो चार्ज है या नहीं है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चार्ज है या नहीं है हम नहीं बोल पाएंगे, मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास देखो मास है लेकिन चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन के पास चार्ज है तो मास भी है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है तो मास भी है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी में लिख लेना कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मास जो है वो बिना चार्ज के भी एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। इनवेरिएंट, अब ये इनवेरिएंट क्या है, इनवेरिएंसी क्या है और वेरिएंसी क्या है, इसको थोड़ा हम डील करेंगे। वेरिएंसी का मतलब है, देखो इनवेरिएंट कहने का मतलब है कि वो फिजिकल क्वांटिटी स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे देखो किसी भी बॉडी के पास मास मान लो m0 है और इसका स्पीड 0 है। जब स्पीड 0 है तो ये बॉडी किस में है, रेस्ट में है, और रेस्ट में है उस समय इसका मास क्या है, m0। तो m0 को क्या बोलेंगे, रेस्ट मास बोलेंगे। m0 को क्या बोलेंगे, रेस्ट मास। जब इसकी स्पीड को बदला गया तो इसका मास भी क्या हो गया, बदल गया, और यह मास बदल के हुआ कितना, m इज इक्वल टू m0 अपॉन में 1√1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर है। इसको रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं। ठीक है, आइंस्टाइन का एक्सपेरिमेंट है, ये प्रूफ भी हो जाता है ये फॉर्मूला, लेकिन ये इसका प्रूफ जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। यदि आप जानना चाहते हैं तो डाउट काउंटर पे आके पूछ लीजिएगा, और या फिर नीचे में कमेंट लिखिएगा, मैं इसका वीडियो बना करके उसको भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब देखो ये स्पीड जो है जब बढ़ेगा, जब स्पीड बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा टर्म बढ़ेगा, और ये पूरा का पूरा टर्म बढ़ेगा तो ये ओवरऑल क्या होगा, घटेगा। थोड़ी मैथमेटिक्स लगाओ इस पे, इसमें एक में से घटाए जाने वाला चीज इसमें से घटा रहे हैं। जैसे 40 में से 5 घटाओगे 35 होगा, यदि उसमें 10 घटाओगे तो कितना होगा, 30 होगा, यदि 20 घटाओगे तो कितना होगा, 20 होगा, 30 घटाओगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो घटाए जाने वाला चीज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ओवरऑल ये वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और डिनोमिनेटर घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब स्पीड बढ़ेगा तो मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पता चल रहा है कि जो मास है वो स्पीड
पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये नेचर से क्या है, वेरिएंट है। ठीक है, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट लेंथ को लेकर के भी किया गया है, और लेंथ में भी देखा गया है कि वो स्पीड के हिसाब से लेंथ जो होता है वो भी स्पीड के हिसाब से क्या होता है, बदलता है। ठीक है, ओके, तो लेंथ भी क्या हो गया, वेरिएंट हो गया। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट जब चार्ज के साथ किया गया तो चार्ज अपनी इस तरीके की वेरिएंसी को शो नहीं किया। इसका मतलब क्या है, थोड़ा डायग्राम में देखेंगे तो ज्यादा फील आएगा। कोई एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q0 है, कब, जब उसका स्पीड 0 है, और जब इसका स्पीड v हो जाता है तो भी इसका चार्ज क्या है, Q0 ही है, तो भी इसका चार्ज क्या रहा, Q0 ही रहा। इसका मतलब है कि स्पीड बदलने के साथ साथ चार्ज का अमाउंट नहीं बदला। तो यहां से सीधा क्या पता चल रहा है, यहां से सीधा ये पता चल रहा है कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब वो क्या है, इनवेरिएंट है। ओके, मास क्या है, वेरिएंट है, लेंथ क्या है, वेरिएंट है, लेकिन चार्ज क्या है, इनवेरिएंट है। इनवेरिएंसी को यहां से आप फील कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज समझो, जैसे बोला जाएगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और उसमें बोलेगा क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंस चार्ज इज वेरिएंट so we can say that charge density will also be variant. Charge is invariant, so we can say that charge density will also be invariant. लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है, क्यों, क्योंकि चार्ज डेंसिटी को किससे मतलब है, जैसे लीनियर चार्ज, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ को लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। उसी तरीके से चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। और लीनियर चार्ज डेंसिटी में लेंथ भी तो बैठा हुआ है, तो लेंथ बदल रहा है, और लेंथ जब बदल रहा है तो चार्ज डेंसिटी को भी क्या कर देगा, बदल देगा। इसका मतलब चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, लेकिन चार्ज डेंसिटी क्या है, वेरिएंट है। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी करते हैं। चार्ज इज इनवेरिएंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या है, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज इज कंजर्व, लिखते चलना भाई, चार्ज इज कंजर्व। आदत लगाओ लिखने का वीडियो देख करके, है ना, पूरी कोरोना की छुट्टी में यही करना है। और अभी तो ठीक है ना, अभी तो घर पे बैठ करके थोड़ा पढ़ो, 11th का रिवीजन भी करो, 11th को इतना ढंग से पढ़ लो कि 11th के क्वेश्चंस छूटे ही ना। कोर्स तो कंप्लीट कराएंगे जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, वो तो हम लोग का ये ऑप्टिमस मेडिकल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कोर्स कैसे कंप्लीट कराना है और स्मूथली कराना है। एकदम इसके लिए निश्चिंत रहो। 2-2 चैप्टर इसीलिए खोला गया है, और एक पर्टिकुलर इंटरवल पे आपको लेक्चर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि रोज रोज 2-2, जब क्लासेस चलता है तो उस समय तो रोज रोज 2-2 क्लासेस करने पड़ते हैं ना। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, आपको इंटरवल पे मिल रहा है, तो इस पर अच्छा कमांड होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे भी और ऑप्टिक्स पे भी। ठीक है, ओके। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप इसके लिए एस.सी. वर्मा पहले बना लेना। एस.सी. वर्मा जो भी हैं मेंस और एडवांस वाले बच्चे, जो नीट वाले हैं उसके बेसिक लेवल का सर ने जो बुक बताया है उसको आप बनाना। और उसके बाद देखो, जो मेंस और एडवांस वाले हैं, सिर्फ एस.सी. वर्मा बनाने से आपका काम नहीं चलेगा। एस.सी. वर्मा बेसिक बुक है दोस्त, ठीक है। उसके बाद आपको या तो बी.एम. शर्मा, बहुत सारे लोग लगाते हैं, हमसे आके डाउट भी पूछते हैं, बी.एम. शर्मा पूरी लगाओ, जो बुक लगाओ पूरा लगाओ। अब ये नहीं कि उसके लेवल 1 बना लिए, लेवल 2 छोड़ दिए, तो ये आप पूरा उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। या फिर कुछ जो भी आप बनाते हैं, एरोडोप भी इसमें आप बना सकते हैं। एरोडोप बनाओगे ना तो ये आसान लगेगा, ये 12th का एरोडोप कंपैरेटिवली आसान है, अब बनाओगे तो आप फील करोगे। ठीक है, ओके। देखिए, तो चार्ज क्या है, कंजर्व है। तो कंजर्व, आप देखो चार्ज वैसी कंजर्व है जैसे एनर्जी कंजर्व होता है। तो इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आइसोलेटेड चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। पेयर में चार्ज को बनाया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन फिर भी चार्ज का अमाउंट नहीं बदलता है। नेट चार्ज क्या रहता है, 0 रहता है। उस पर मैं थोड़ा बात करूंगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। अभी आप ये समझो कि आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड पार्टिकल का आइसोलेटेड चार्ज कभी भी नहीं बनाया जा सकता है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि आइसोलेटेड चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ओके। तो एनर्जी में भी ऐसा ही था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली, आप जानते ही हैं इसको। तो जैसे एनर्जी कंजर्व होता था, क्यों, क्योंकि वो ना तो बनाया जा सकता था ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। इन सेम फैशन चार्ज भी क्या होता है, कंजर्व होता है, क्योंकि उसे ना तो बनाया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। परफेक्ट है, ओके। चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्लियर हुआ। पेयर में जो बात मैं कर रहा था ना,
वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यदि नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। जैसे बुक्स में देखोगे ना तो दो प्रोसेस का नाम लेते हैं, एक होता है पेयर प्रोडक्शन है ना, पेयर प्रोडक्शन, और दूसरा होता है एनिहिलेशन। दूसरा क्या है? एनिहिलेशन। पहला है पेयर प्रोडक्शन और दूसरा है एनिहिलेशन। तो पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, देखो एक मैं यहां पर लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन है ये, और इसके साथ जब पॉजिट्रॉन आता है तो ये दोनों एक दूसरे को, ये जब भी एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, गामा में कन्वर्ट हो जाता है। गामा आपको आगे पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में, इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो। ये इसके पास सिर्फ एनर्जी होती है और अच्छी खासी एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहां पे देखो, इस साइड में देखोगे, रिएक्टेंट साइड में देखोगे, वो प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड में क्या है कि यहाँ पे चार्ज, नेट चार्ज क्या है? 0 है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये और ये मिलकर के एक दूसरे को डिस्ट्रॉय तो किए ना, लेकिन पेयर में किए हैं, आइसोलेटेड नहीं है, ये पेयर फॉर्म है, ठीक है। ओके, तो इस ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इसमें चार्ज कंजर्व नहीं है, ये चार्ज कंजर्वेशन को, यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन फेल होता है, फेल नहीं हो रहा है। वैसे भी देखोगे एलएचएस का जो चार्ज है ना, रिएक्टेंट साइड का जो नेट चार्ज है वहीं प्रोडक्ट साइड का भी नेट चार्ज है, ठीक है। ओके, इसी तरीके से एक प्रोसेस में क्या होता है, गामा जो है, एनर्जी जो है, वो जब हेवी मेटल पे उसको स्ट्राइक कराया जाता है, हेवी मेटल पे स्ट्राइक कराया जाता है, ढंग से सुनना, एनर्जी को, गामा को हेवी मेटल के साथ जब स्ट्राइक कराया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है। आप इसमें भी नहीं बोल सकते हैं कि हमने नेट चार्ज को बना दिया है, नेट चार्ज नहीं बना है, अभी भी नेट चार्ज क्या है, रिएक्टेंट साइड में भी 0 है, प्रोडक्ट साइड में भी क्या है, 0 है। तो ऐसे आप बुक्स में देखना तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने चार्ज डेवलप कर दिया, चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने क्या बोला था, आइसोलेटेड चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये ज्यादा परफेक्ट होगा, ठीक है। ओके, ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बुक्स में इसका नाम दिए हुए हैं, इसका नाम लिया हुआ है, तो उस समय आप पढ़ेंगे या फिर कहीं पे ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें बोलेगा कि चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल किस में वैलिड है, किस में वैलिड नहीं है, और उसमें पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन का नाम ले, तो आप उसमें डिस्टर्ब नहीं होना। वो भी क्या है, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको जाने रहोगे, देखे रहोगे तो ये ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक। तो चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल में ऐसा मान रहा हूं कि मैंने आपको समझा दिया है। मैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे के बारे में आपको अब बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो चार्ज का पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े थे कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, चार्ज इज इनवेरिएंट। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इज कंजर्व, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज का चौथा प्रॉपर्टी क्या है, उस पे आते हैं। थोड़ा मैं इसको साफ करूंगा, उसके बाद बताऊंगा आपको, ठीक है भाई। तो याद होते जाना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, चार्ज है, स्टैटिक का मतलब क्या है, रेस्ट। तो हमें चार्ज को रेस्ट मान के इस चैप्टर में रेस्ट चार्ज के बारे में, जो वैसा पार्टिकल, वैसा बॉडी जिस पर चार्ज है, मतलब वो चार्ज बॉडी है और वो रेस्ट में है, तो क्या क्या कांड करेगा उसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट जो है वो बड़ा मजेदार है, ये सब भी मजेदार है। देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखो, चार्ज जो है वो जब रेस्ट में होता है, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज जब रेस्ट में होता है तो वो, ये रेस्ट में मतलब स्पीड क्या है, 0 है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। सिर्फ क्या डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। इसके साथ, और ये आप देखो, ये आप सुन रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं आप सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मैं ये बोलूंगा कि 70% ही आप अभी फील कर पाओगे, क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये एक बार दो बार मैं आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करा दूंगा, उसके फॉर्मूले में प्रूफ कर दूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का 100% फील आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी आप सिर्फ इसको याद रखना, जो मैं अभी बात बता रहा हूं, ये चार्ज के प्रॉपर्टी में आएगा कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ठीक है। अब जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करने लगता है और मूव करते हुए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ,
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डेवलप करता है। एम एफ का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, ई एफ का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब एक और केस है भाई, चार्ज रेस्ट में रह सकता है, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, और चार्ज की मर्जी हो तो वो वेरिएबल स्पीड के साथ भी, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ भी मूव कर सकता है। लेकिन जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा, जब चार्ज मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डेवलप करता है, और साथ में रेडिएशन भी, साथ में रेडिएशन एक्स्ट्रा एनर्जी भी क्या करता है, रेडिएट करता है। वो क्या करता है, कैसे करता है, कितना करता है, ये आगे एक चैप्टर आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट देन इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, but when it moves with some acceleration or with variable velocity, then it produces electric field and magnetic field and radiates some energy. Okay, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एक चीज समझो, जो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे, जो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज कैरियर पार्टिकल है, और वो इजीली ट्रांसफरेबल चार्ज कैरियर पार्टिकल है। प्रोटॉन भी चार्ज कैरियर पार्टिकल है, लेकिन वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? चार्ज देखो, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑर्बिट में घूमता रहता है, तो उसको ऑर्बिट से आयोनाइजेशन एनर्जी, आप पढ़े होंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देते हैं, ऑर्बिट से भाग जाता है, वो वहाँ से निकल जाता है, एटम छोड़ के बाहर आ जाता है। लेकिन वहीं मुझे यदि प्रोटॉन को निकालना होगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, और न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी पहले तो निकालने के लिए देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को वहाँ से, और फिर ट्रांसफ़र करने के लिए भी देना पड़ेगा। तो वो इतना आसान काम नहीं है, और यही कारण हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन जो है वो इजीली ट्रांसफरेबल चार्ज कैरियर पार्टिकल नहीं है। ओके, अब देखो कुछ और कहानियां हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो हाईली फंडामेंटल पार्टिकल होता है, लेकिन जो प्रोटॉन है ना वो क्वार्क्स से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन किससे बना होता है? क्वार्क्स से। ये क्वार्क्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये क्वार्क्स क्या होता है? तो क्वार्क्स भी पार्टिकल्स होते हैं। ये क्वार्क्स जो है वो 6 टाइप का होता है, मैं पिछले लेक्चर में इसको बता दिया हूं। अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, चार्म क्वार्क्स, स्ट्रिंज क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स, बॉटम क्वार्क्स। ठीक है, इसमें जो है अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स से हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बना होता है। ठीक है, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स से प्रोटॉन बना होता है। इस पे जो चार्ज होता है, क्वार्क्स पे जो चार्ज होता है वो या तो प्लस माइनस 2e/3 होता है। ये e क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना उसे सिंपली e से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये e का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? 1.6। e का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और जब ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे कूलम लगा देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्वार्क्स पर या तो चार्ज प्लस माइनस 2e/3 होता है या फिर प्लस माइनस e/3 होता है। ठीक है, तो यहां से एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है कि क्वार्क्स वैसे पार्टिकल्स हैं जिन पे चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सबसे कम, कोई हमसे पूछेगा कि ये बताओ e छोटा है कि 2e/3 छोटा है कि e/3 छोटा है, तो मैं सीधा बोलूंगा कि e/3 सबसे छोटा है। तो सबसे मिनिमम पॉसिबल, जो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो e/3 होना चाहिए था, या फिर 2e/3 होना चाहिए था। होना तो चाहिए था e/3 इस कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन ना तो e/3 होता है ना 2e/3 होता है। होता क्या है? e होता है। क्यों भाई? क्योंकि क्वार्क्स जो है, किसी भी बॉडी को यदि मैं चार्ज करना चाहता हूं, इस पे जितने, ये किससे बना है? एटम से मिलकर बना है। अब जितने भी एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो इसका मतलब है ये न्यूट्रल चीजों से मिलकर बना है, और जब न्यूट्रल चीजों से मिलकर बना है तो ओवरऑल ये क्या है? न्यूट्रल है।
अपने, ठीक है। अब मैं इसे चार्ज करना चाहता हूं, तो चार्ज करने का तरीका क्या है, इसमें से आप किसी चार्ज कैरियर पार्टिकल को इस तक पहुंचाओ। जब चार्ज कैरियर पार्टिकल को इस तक पहुंचाओगे तो इस पे क्या, कुछ चार्ज अपीयर होने लगेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि चार्ज को, जो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज है उसका ट्रांसफरेबल होना है, कंडीशन है यहां पे कि उसका इजीली ट्रांसफरेबल होना भी जरूरी है, ठीक है। तो क्वार्क्स में क्या है ना कि जो क्वार्क्स पार्टिकल्स हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है, ये जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, और यही कारण है कि इजीली ये ट्रांसफरेबल पार्टिकल में नहीं आता है। और जब इजीली ट्रांसफरेबल पार्टिकल पे इजीली चार्ज कैरियर ट्रांसफरेबल पार्टिकल में नहीं आता है, यदि ये इजीली चार्ज कैरियर ट्रांसफरेबल पार्टिकल नहीं है तो ये किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और जब किसी बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो हम फ्रैंकली बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे इस चार्ज का अमाउंट पॉसिबल नहीं होगा, इस चार्ज का भी अमाउंट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, और इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफरेबल चार्ज कैरियर पार्टिकल है, और यही कारण है कि जो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट जो कि हम अपीयर होता है किसी भी बॉडी पे वो इतने के बराबर होता है, ठीक है, ओके। अब ये जो है ना, ये प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन यहां पे चक्कर क्या है, ट्रांसफरेबल, कंडीशन क्या है, ट्रांसफरेबल, और जो एग्जिस्ट कर सकता है और जो ट्रांसफर हो सकता है इजीली, वही हमारा मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, क्योंकि किसी भी बॉडी को न्यूट्रल से चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए उस तक चार्ज कैरियर पार्टिकल को पहुंचाना पड़ता है, उसमें ठेठ में बोला जाए तो चार्ज कैरियर पार्टिकल को उस पर लादना पड़ता है, ठीक है, ओके। चलिए भाई कुछ और बात करते हैं। तो अब तो हम लोग इस डिस्कशन से ये समझ गए कि मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ ई, देख बच्चा ये सिर्फ ई लिखा हुआ है ना, ये नोटिफिकेशन है, ये क्या है, ये एक नंबर है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन पर कोई चार्ज पूछेगा तो मैं -e बोलूंगा, और यदि प्रोटॉन पे कोई चार्ज पूछेगा तो मैं +e बोलूंगा। इस बात को ध्यान रखना है। सिर्फ ई लिखने का मतलब है ऐसा, सिर्फ ई लिखने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁹ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यदि -e होगा तभी वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, एक छोटा बात है, ओके। चलिए भाई, तो E जो है वो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पे जो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज जो अपीयर होगा वो किसके बराबर होगा, या तो +1.6 इंटू 10⁻⁹ या फिर -1.6 इंटू 10⁻⁹। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। देखो, किसी भी बॉडी में मान लो कि 14 प्रोटॉन है, तो आपका बेसिक इतना जरूर क्लियर है कि आप ये बता सकते हैं कि उसमें कोई भी एटम है जिसमें यदि 14 प्रोटॉन है तो पक्का, यदि वो आयन के रूप में नहीं है तो 14 इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। 14 प्रोटॉन है तो 14 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो ये ओवरऑल इस पे टोटल चार्ज कितना होता है, 0 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव के द्वारा नलिफाई कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। परफेक्ट है, ओके। अब हम करेंगे क्या कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ला देंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन ला देंगे तो इस पर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। अभी भी 14 इलेक्ट्रॉन 14 प्रोटॉन के चार्ज से कैंसिल हो रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपीयर होने लगेगा, और वो चार्ज होता कैसा है, तो निगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये जो बॉडी अभी तक न्यूट्रल दिख रहा था वो इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से निगेटिव चार्ज्ड है, निगेटिवली चार्ज्ड है ना, ओके। यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दूं, यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दूं, बाहर कर दूं इससे, तो इस पर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, और प्रोटॉन जब ज्यादा होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने लगेगा, ठीक है। यहाँ आपके न्यूमेरिकल डेटा के हिसाब से उस समय यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और प्रोटॉन कितना है, 14 है। तो 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन अभी भी कैंसिल होंगे, लेकिन एक जो प्रोटॉन है उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपीयर होने लगेगा। इसका मतलब है यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना एक इलेक्ट्रॉन के आने से, एक इलेक्ट्रॉन के आने से निगेटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, ओके। चलिए भाई, तो एक पॉइंट आपको मैं यहां से लिखाना चाहूंगा। अब एक चीज और मैं डील करना चाहूंगा यहां पे, एकदम छोटा सा पॉइंट है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन को हाईली फंडामेंटल बोला गया है। इलेक्ट्रॉन किसी क्वार्क्स से नहीं बना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तोड़ा भी नहीं जा सकता है।
इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं तो जरा सोच के बताओ कि क्या हम 0.5 या 0.3 मतलब इलेक्ट्रॉन का हाफ, इलेक्ट्रॉन का 1/3, इलेक्ट्रॉन का 1/4 ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब इसको आप तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ करके हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आधा आप किसी को दे सकते हैं। जब इसको तोड़ ही नहीं सकते हैं तो आधा दे भी नहीं सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं, और तोड़ नहीं सकते हैं तो जब भी हमें इलेक्ट्रॉन को देना होगा या कहीं से इलेक्ट्रॉन को लेना होगा तो हम 1, 2, 3, 4 इसके फॉर्म में लेंगे। 1.5, 2.5, 2.25 इसके फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं। ओके, ठीक है। तब समझो, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को यदि मैं किसी भी सबस्टेंस को 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो उस पर टोटल चार्ज कितना अपीयर होने लगेगा? तो -2 × 1.6 × 10⁻19। बड़ा सिंपल ही है, इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। यदि मैं 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया उसी को तो उस पर टोटल चार्ज कितना अपीयर होने लगेगा? -5 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। यदि मैं इसका उल्टा करूं, मैं दूं नहीं इस बार लूं, मैं 2 इलेक्ट्रॉन वहां से ले लूं तो उस पर चार्ज कितना अपीयर होने लगेगा? +2। यदि मैं 5 वहां से इलेक्ट्रॉन ले लूं तो कितना होने लगेगा? +5। परफेक्ट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी बॉडी पे, आप समझ रहे हो ना, इसको पहचान रहे हो ना ढंग से, ये 2 है, ये 5 है, ये सब कैसे नंबर्स हैं? इंटीग्रल नंबर्स हैं। तो जब भी किसी बॉडी पे चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पे कुछ चार्ज का अमाउंट है, तो इतने डिस्कशन से हम बता सकते हैं कि उस पर जब भी चार्ज होगा वो इस नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, इस नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन क्या है? देखो, फिजिक्स में 2 टर्म होता है, क्वांटाइजेशन होता है और दूसरा कंटिन्यूअस होता है। क्वांटाइजेशन मतलब कि एक मिनिमम अमाउंट के, क्वांटाइजेशन का मतलब है एक मिनिमम अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल को फॉलो करना, और कंटिन्यूअस का मतलब है अपनी मर्जी का चलना, उसमें कोई ऐसा बॉन्डिंग नहीं होता है, कोई ऐसा बॉन्डेशन नहीं होता है, सॉरी बॉन्डिंग गलती से बोल दिया मैंने, कोई ऐसा बॉन्डेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमारे यहाँ बिहार में सुधा डेयरी फेमस है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा। असम में जनरली अमूल चलता है, असम साइड में जितना नॉर्थ ईस्ट में है अमूल चलता है, ठीक है, ओके। तो यदि मैं किसी भी, कोई भी चलता है, उससे क्या मतलब है? सुधा डेयरी चले, अमूल चले, सरस चले, ये राजस्थान में सरस चलता है, हाँ जी। तो ये अभी मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि चार्ज क्या है भाई, क्वांटाइज्ड है चार्ज या क्वांटाइजेशन को मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें एक टर्म आया है क्वांटाइजेशन और कंटिन्यूअस। तो क्वांटाइजेशन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ सुधा डेयरी चलता है और उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ जो दूध होता है जो हम वहाँ से खरीद सकते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ जो मिल्क होता है वो है 500 ml, ठीक है, ओके। तो यदि मैं आपसे बोलूँ कि जाके वहाँ से 250 ml खरीद के लाओ, तो आप नहीं खरीद के ला सकते हैं। 700 ml खरीद के लाओ, नहीं ला सकते हैं। 900 ml खरीद के लाओ, नहीं ला सकते हैं। तो उसमें क्या है ना कि एक मिनिमम अमाउंट है, हाँ, लेकिन 1 लीटर ला सकते हैं, 2 लीटर ला सकते हैं, 3 लीटर ला सकते हैं। तो एक मिनिमम अमाउंट है 500 ml, मिनिमम अमाउंट जो है वो 500 ml है, और उसके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही हम वहाँ से दूध खरीद सकते हैं। अब असम वालों के साथ क्या है, असम में नॉर्थ ईस्ट में ये मिलता है, अमूल मिलता है। तो अमूल का क्या है, वो 200 ml है, 200 मिनिमम अमाउंट है वहाँ पे जो मिलता है, उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें मैं आपसे बोलूँ कि 50 ml लेके आओ, तो 50 ml आप नहीं खरीद के ला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस बात को लिख देता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ जो है वो 500 ml है भाई, मिनिमम अमाउंट कितना है 500 ml, और असम में क्या है ये 200 ml है, ठीक। तो ये जो है ना, इन दोनों से मैं अपने ये बिहार के बच्चों से मैं बोलूँ कि जाकर के 250 ml खरीद के लाओ, आप नहीं ला सकते हैं। इनसे भी मैं बोलूँ कि जाके 250 ml खरीद के लाओ, ये भी नहीं ला सकते हैं, ठीक है, ओके। ये जब भी लाएंगे तो 200 ml के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में लाएंगे। एक पैकेट खरीद के लाएंगे तो 200 ml होगा, 2 पैकेट खरीद के लाएंगे 400 ml होगा, 3 पैकेट खरीद के लाएंगे 600, 4 पैकेट खरीद के लाएंगे 800, 5 पैकेट खरीद के लाएंगे 1000, ठीक है ना, 1 लीटर हो जाएगा। ये एक पैकेट, अब ये 400 ml खरीद सकते हैं,
क्योंकि इनके मिनिमम अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल को 400 ml मैंने 400 ml 200 ml के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में आ रहा है। ओके मतलब 400 ml 200 ml का इंटीग्रल मल्टीपल है, लेकिन 500 ml का वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप 400 ml यहाँ के बिहार के बच्चे नहीं ला सकते हैं, लेकिन यहाँ के कोई भी किसी को असम वाले को बोलो कि वो 400 ml दूध खरीद के लाए तो वो ला सकता है आसानी से। ठीक है, तो चलिए भाई, तो यहाँ पर हम ये फील कर पाए कि एक मिनिमम अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल को फॉलो किया जा रहा है। तो ये जो मिनिमम अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल को फॉलो करने की जो बात है ना, यही हमारा क्वांटाइजेशन है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि जाके ग्वाले के यहाँ से दूध खरीद के लाओ, तो यदि आपका पैमाना सही है तो आप 1 ml दूध भी खरीद के ला सकते हैं, 2 ml खरीद के ला सकते हैं, आपकी मर्जी चलेगी, 1.5 ml खरीद के ला सकते हैं। ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस है। ग्वाले के यहाँ से दूध खरीद के लाना कैसा प्रोसेस है? तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यदि मैं डेयरी से दूध खरीद के ला रहा हूँ तो वो कैसा प्रोसेस है? तो वो हमारा क्वांटाइजेशन को फॉलो कर रहा है, वो नेचर से क्वांटाइज्ड है। उसी तरीके से चार्ज को बोला गया है क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। किसी भी मैटर पे, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज का अमाउंट होता है वो नेचुरली क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब वो मिनिमम अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल को फॉलो कर रहा होगा। और वो मिनिमम अमाउंट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही वो मिनिमम अमाउंट है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज का अमाउंट है वो मिनिमम अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। और वो मिनिमम अमाउंट क्या है? जैसे यहाँ पे मिनिमम अमाउंट क्या होता था? 500 ml, यहाँ पे क्या होता था? 200 ml। उसी तरीके से किसी बॉडी पे जो चार्ज का अमाउंट है उसका मिनिमम अमाउंट कितना होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, और उसी के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में किसी भी बॉडी पे क्या होगा? चार्ज का नेट अमाउंट होगा। ओके, यदि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो निगेटिव, यदि मैं लूंगा तो पॉजिटिव। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखेंगे चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड इन नेचर। चलिए भाई, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? चार्ज के बारे में, चार्ज का डेफिनेशन जान चुके हैं हम लोग। उसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हैं। चार्ज का पहला प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, चौथा प्रॉपर्टी क्या है। 4 ही प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग डील किए हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? जब मैं पहला बोला तो आपको ये रिकैप होना चाहिए था। पहला प्रॉपर्टी, पहली बार हम लोग क्या सबसे पहले क्या पढ़े थे कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े हैं? दूसरा पॉइंट पढ़े हैं कि चार्ज इज ऑलवेज इनवेरिएंट। चार्ज पे स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े हैं कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज इज नाइदर बी आइसोलेटेड चार्ज, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े हैं अभी कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। Charge is always quantized. Charge is always quantized. इसका मतलब है चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। n क्या है? इंटीजर है, कोई इंटीग्रल नंबर है। e क्या है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का अमाउंट होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो, है ना? ओके, ठीक है, तो इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब क्या है ना कि यहाँ पे कुछ भी चार्ज गिवन है उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना है, मतलब 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से डिवाइड करना है। और यदि वो इंटीजर आता है मतलब वो चार्ज का अमाउंट उस बॉडी पे पॉसिबल है, और यदि फ्रैक्शनल नंबर आता है जैसे 1.5 आ गया, इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा दिया, माइनस में यदि आता है तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा दिया गया है और एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ के हाफ दिया गया है, और तोड़ना पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन, ये n की वैल्यू कभी भी एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं आना चाहिए, जब भी आएगा ये एक इंटीजर आएगा। ठीक है, ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, क्लियर हो गया? ओके, अब क्या है ना कि चार्ज एडिटिव नेचुरली चार्ज क्या होता है? एडिटिव होता है। चार्ज को ऐड कर सकते हैं। जैसे 4 कूलम का चार्ज है, किसी बॉडी को 4 कूलम का चार्ज दे दिया गया और फिर उसे 5 कूलम का चार्ज दिया गया, तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा? 9 कूलम होगा। सीधा हम लोग ऐड कर देते हैं, तो चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज नेचुरली स्केलर होता है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज मैंने कभी आपको बताया भी होगा पहले, या फिर नहीं भी बताया तो आप जान लो। हमारा जो स्केलर है ना वो बोले तो 2 टाइप का होता है।
एक नेचुरल स्केलर होता है, जैसे स्पीड होता है, मास होता है, और एक होता है ना जो डॉट प्रोडक्ट से आता है। डॉट प्रोडक्ट से जो स्केलर आता है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, जैसे वर्क है, पावर है, आगे भी पढ़ने वाले फ्लक्स है, ठीक है। और जो नेचुरल होता है उसमें सिर्फ मैं चार्ज को छोड़ दूँ तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, या मास लो पॉजिटिव है भाई, स्पीड लो पॉजिटिव है, डिस्टेंस लो पॉजिटिव है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो चार्ज इज स्केलर। और सेकंड पॉइंट है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है निगेटिव चार्ज। आप लिखते चलो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। ये थोड़ा सा रिवीजन वीडियो है एक तरीके से, लेकिन मैं सारी बातों को इसमें बताऊंगा क्योंकि पिछले वीडियो में आप देख करके शुरू में ही देखना छोड़ दिए हो गए, ऐसा हो सकता है। इसलिए बहुत सारे बच्चों ने बोला कि लाइट और साउंड की क्वालिटी कम है, तो हो सकता है कि आपको बहाना मिल गया हो, और नहीं भी, चलिए कोई बात नहीं है, सारी बातें मैं बता के ही आगे बढ़ूंगा। तो चार्ज इज स्केलर आपने लिख लिया, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर ये भी आप लिख लिए होंगे। अब चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आप एक पॉइंट और लिखो, चार्ज के हिसाब से देखो, चार्ज के हिसाब से तीन तरीके का बॉडी होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, दूसरा निगेटिवली चार्ज बॉडी और तीसरा न्यूट्रल बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी। थोड़ा मैं बोर्ड वर्क कम कर रहा हूँ, मैं बोर्ड पे कम लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बोल दे रहा हूँ, और ये यदि मैं वैसा करूँ ना तो सिर्फ पिछला लेक्चर ही कवर हो पाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम थोड़ा समय बचा लूँ जितना बच सके। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं पिछले लेक्चर में भी कराया था कि तीन बॉडी हमने ले लिया है, ए है, बी है, सी है। ये इसका शुरू का मास m0 है, m0 है, m0 है। फिर कुछ समय बाद इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया। ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है, इस पर जो नेट चार्ज है वो क्या है, जीरो है। ये पॉजिटिवली शुरू में क्या था, तीनों का मास सेम था, उसके बाद हमने इसको पॉजिटिवली बनाया, इसको नेगेटिवली, और ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। तो ये वही बात होगी ना, जैसे मान लो किसी के पास तीन बच्चे हैं, तीनों के पास 50-50-50 रुपए हैं। अब इससे हमने कुछ पैसे लिए, इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन को पैसा मान लो, इलेक्ट्रॉन लोगे तब तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मान लो कि हमने 5 रुपए इससे ले लिए, तो इसके पास कितने पैसे हो गए, कितने रुपए हो गए, 45 इसको हमने दे दिए 5 रुपए, तो कितने हो गए, 55 है भाई, 55। और ये ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है 50 पे है, तो ये 45 सबसे कम होगा, फिर 50 उसके बाद होगा, और 55 सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि ये जो है मास ऑफ बॉडी ए सबसे छोटा है और उससे ज़्यादा है मास ऑफ बॉडी सी, और सबसे ज़्यादा है मास ऑफ बॉडी बी। मतलब निगेटिवली चार्ज बॉडी पे का मास क्या होता है, बढ़ता है, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या होता है, घटता है। और घटना भी चाहिए, क्यों नहीं घटेगा, वहाँ से हम चार्ज को हटा रहे हैं, और चार्ज जब भी हटेगा अपने साथ कुछ ना कुछ मास लेके हटेगा, क्योंकि चार्ज किस पे, यदि चार्ज हटाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन हटा लेना, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी होता है और साथ साथ मास भी होता है। तो हटाओगे तो चार्ज का ही सिर्फ नुकसान नहीं होगा, मास का भी तो नुकसान होगा, ठीक है। ओके, चलिए पॉज करके लिखते चलना है ना। अब एक और प्रॉपर्टी के बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, जो अभी फिर से मैं बोल देता हूं कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल और कंडक्टर। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में, जैसे मान लो कि हमने तुम्हें एक सॉलिड स्फीयर दे दिया, सॉलिड स्फीयर, मेटल का सॉलिड स्फीयर दे दिया, उसके अंदर में भी चार्ज डालोगे ना तो रिसाइड होके कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, वो उसके अंदर नहीं रुकेगा। क्यों भाई, कंडक्टर है, कंडक्टर करता क्या है, चार्ज को चलने का, मूव करने का रास्ता देता है, तो मूव कर जाएगा, स्विच कर, वो जब भी अंदर देंगे तो आकर के बाहर में रिसाइड हो जाएगा, बाहर में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसका मतलब है कि हम लोग मेटल का सॉलिड चार्ज स्फीयर नहीं बना सकते। मतलब सॉलिड समझ रहे हो ना, सॉलिड का मतलब पूरे वॉल्यूम में उसका चार्ज फैला हुआ है, पूरे वॉल्यूम में मास है लेकिन पूरे वॉल्यूम में चार्ज नहीं रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल है। सारे जो पॉइंट चार्जेस हैं
सिमिलर लाइक पॉइंट चार्जेस वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जाने का रास्ता कौन देगा, तो कंडक्टिंग मटेरियल देगा। जाने का रास्ता भी है, फोर्स भी है, तो वो आगे बढ़ जाएगा और जाकर के जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगा उसके बाद एयर होता है, एयर अच्छा रेसिस्टेंस होता है, वो चार्ज को आगे नहीं जाने देता है और चार्ज को आने नहीं देगा, तो उसके बाद उसका मोशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये अब कंडक्टर में और भी इस पर डील करेंगे हम लोग। हालांकि हमने ये इस बात को अच्छे से समझाने की कोशिश किया है कि ये सरफेस पे ही जाके क्यों टिकता है। तो एक तो जाने का रास्ता है और आगे रास्ता क्या है, ब्लॉक है एयर की वजह से, और यही कारण है कि वहाँ पे जाकर के इसकी चार्ज की प्रॉपर्टी जान चुके हैं। अब चार्ज से रिलेटेड कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। चार्ज का SI यूनिट जो होता है वो कूलम्ब होता है या फिर एम्पियर सेकेंड होता है। जैसे करंट का फॉर्मूला पढ़े होगे ना, टोटल चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम Q/T होता है, ये करंट का फॉर्मूला ये 10th में आप पढ़े होगे। तो चार्ज का यहाँ से क्या आएगा, करंट इंटू टाइम, करंट का क्या होगा एम्पियर और टाइम का क्या होगा सेकेंड। तो SI यूनिट एम्पियर सेकेंड भी होगा और कूलम्ब भी होगा। इसका CGS यूनिट जो होता है वो स्टैट कूलम्ब होता है या फिर ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक कूलम्ब में 3 × 10⁹ ESU होता है। ठीक है, एक और यूनिट होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक कूलम्ब में एक EMU में 10 कूलम्ब होता है। एक EMU में कितने कूलम्ब होते हैं, 10 कूलम्ब होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, EMU को ही एब कूलम्ब बोलते हैं, उसको लिखते हैं AB कूलम्ब, ठीक है ना, एब कूलम्ब, और 1 एब कूलम्ब। ठीक है, इसको मैं बड़ा लिख देता हूं। एक EMU में या एक एब कूलम्ब में 10 कूलम्ब होता है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग पे। तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में पहला प्रोसेस है किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करने का, वो है रबिंग। और उस रबिंग के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को समझना जरूरी है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में देखो, इसको ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज भी बोलते हैं, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ठीक है, तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में क्या है कि हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे वर्क फंक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क फंक्शन है एक तरीके का। और यहाँ से ये बात पता चलता है कि उसको मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि यदि ऊपर वाले को नीचे वाले से रगड़ेंगे तो ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा और नीचे वाला हमेशा निगेटिव चार्ज गेन करेगा। कहने का मतलब है कि कभी भी वूल को आप रबर से रगड़ो, वूल और रबड़ के बीच में रगड़ करोगे, रबिंग करोगे, तो ये जो वूल है ना पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब निगेटिव चार्ज होगा। लेकिन इसी वूल को जब तुम इसके साथ ह्यूमन स्किन के साथ रब करोगे तो इस बार ये निगेटिव चार्ज गेन करेगा, है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी कोई ऊपर वाले को किसी ऊपर वाले को नीचे वाले से रब करते हैं तो ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज गेन करता है और नीचे वाला निगेटिव चार्ज गेन करता है। ठीक है, तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो हल्का फुल्का इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, 2-3 बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा। तुम्हारे थोड़ा शुरू में लगेगा कि इतना रटना है, नहीं रटना नहीं है। 2 बार 3 बार जब नोट्स पलटते रहोगे ना तो ये शुरुआत की चीजें हैं, ये तो नहीं भूलते हो, लास्ट तक जाते जाते ये बहुतों बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, और भी है, लंबा चौड़ा चार्ट है, अब गूगल सर्च करना, लंबा चौड़ा चार्ट है, लेकिन उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछा जाए ग्लास को एबोनाइट के साथ रब करने से ग्लास को कौन सा चार्ज मिलेगा, तो ग्लास को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है, ओके, तो इसको एक बार आप लिख लें, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंडक्शन प्रोसेस पे आते हैं। आपको ये रबिंग की वजह से क्या होता है, एक का इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी के इलेक्ट्रॉन पे जाता है, दूसरे बॉडी पे चला जाता है, सॉरी, एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन छिटक के दूसरे पर चला जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो गेन करता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो ये सब कॉमन बात है। ओके, चलो भाई अब कंडक्शन समझते हैं। कंडक्शन चार्जिंग का वो प्रोसेस है जो तब होता है जब बॉडी फिजिकल कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन करता है।
उसके आगे इंडक्शन पढ़ना है। इंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट का नीड नहीं है, लेकिन कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजिकली कांटेक्ट में होना चाहिए बॉडी। ठीक है, देखेंगे अभी तो समझ में आएगा। जैसे कोई भी बॉडी है ऐसे, और ये कोई दूसरा बॉडी है, इस पर कुछ चार्ज, इस पर इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है r2, इस पर चार्ज है q1, इस पर चार्ज है q2। इसको हमने किया कि ऐसे एक फाइन मेटेलिक वायर से जो कि कंडक्टिंग है, उससे हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया। ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों को फिजिकली ऐसे भी सटा सकते हैं। ये दोनों तरीका है, फिजिकल कांटेक्ट में लाने का दोनों तरीका है। आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे ही आप मान लो कि ये इस पे चार्ज कुछ भी नहीं होता, तो ऐसे कनेक्ट करोगे, कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, और बीच में ये भी जो वायर है ये भी एक कंडक्टर है, तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज का ट्रांसफरिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये अनचार्ज्ड बॉडी चार्ज्ड बॉडी में कन्वर्ट होता, तो इसको ही बोलेंगे चार्ज ट्रांसफरिंग का क्या है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, थोड़ा अब आगे एक पोटेंशियल का टर्म, आप पोटेंशियल का नाम 10th में सुने होंगे दोस्त। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये फ्लो होता है, चार्ज का ट्रांसफरिंग होता है। चार्ज का ट्रांसफरिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। पोटेंशियल आपके लिए उतना हो सकता है फैमिलियर ना हो, तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा सेकंड या इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में या फिर तीसरे लेक्चर में आपको पोटेंशियल क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप समझोगे, आपको लगेगा कि यहाँ पे कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से चार्ज का ट्रांसफरिंग हो रहा है, तो वो फैक्टर है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पक्का? तो ये तो वही प्रोसेस हो गया ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 कंटेनर ले लिया हमने, ये बड़ा घिसा पीटा है, एग्जाम्पल है समझाने का कंडक्शन प्रोसेस, और इसमें कम है, वाटर लेवल यहीं तक है, और दोनों को हमने एक पाइप से ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब पाइप से कनेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर लेवल डिफरेंस है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो जैसे ही इसको आप ओपन करोगे, इस पाइप को, जैसे ही पाइप को ओपन करोगे तो यहाँ से वाटर तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों के वाटर लेवल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की वजह से ये फ्लो रोल में आ रहा है। तो यहाँ भी ये जो चार्ज का फ्लो होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। परफेक्ट है, ओके। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब एक आध यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा इस कंडक्शन से रिलेटेड, वो ये है, देखो, जिसको मैं आगे प्रूफ करूंगा। कैपेसिटर तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को मैं अभी बता देता हूँ। जैसे Q1 प्लस Q2 जो है ना, वो आपके सिस्टम का टोटल चार्ज है भाई, और ये कंजर्व रहेगा क्योंकि ये बहुत से रूट होगा, तो इसका चार्ज इस पे जाएगा या फिर इसका चार्ज इस पे आएगा, है ना। लेकिन इसका सराउंडिंग में नहीं जाएगा, मतलब इन दोनों को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान रहे हो, तो इसका चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो Q1 प्लस Q2 यही हमारा Q टोटल, और ये मेंटेन रहेगा सिस्टम के पास। ठीक है, ओके। और ये Q2 जो होता है, चार्ज जो होता है, वो रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर Q2/Q1 जो होगा वो हमारे R2/R1 के बराबर हो जाएगा। पक्का? तो ये सब टर्म आपको याद रखना है। और यहाँ से जब इसको फीड करोगे दोस्त, यहाँ पे यहाँ से Q2 को एलिमिनेट करेंगे, तो Q1 प्लस Q2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, Q1 इंटू R2/R1, और ये Q टोटल। ठीक है, समझते चलना, Q1 और लिखते भी चलना भाई कि R1 R2/R1, ये है Q टोटल। यहां से Q1 कितना आ जाएगा, Q टोटल अपॉन में 1 प्लस R2/R1। ठीक है, ओके। तो ये सब रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। अब देख बच्चा, स्पेशल केस, इफ Q1 इज इक्वल टू Q2, और इसको Q मान लेते हैं,
तो Q1 इज इक्वल टू Q2 है, सॉरी, इफ R1 इज इक्वल टू R2, दोनों आइडेंटिकल है, स्फीयर्स आर आइडेंटिकल होगा तो R1 R2 के बराबर होगा, इसको R मान लेते हैं, तब क्या होगा बच्चा, Q1 इज इक्वल टू Q टोटल अपॉन में 1 प्लस R2 बाई R1 की जगह पर ऐसे लिख दो, ये आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन में 2, ये Q टोटल का हाफ, अब इसको हाफ मिलेगा तो उसको भी क्या मिल जाएगा, हाफ मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना करके ये बात लिखना है, फिर आपको Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जिसका रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा वो चार्ज को ज़्यादा होल्ड करेगा। ठीक है, वो क्यों करेगा ये आगे आपको समझ में आएगा, ये चीज प्रूफ हो जाता है। और ये Q2 जब ऐसा है तो ऐसा भी होगा, Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू R2 बाई R1। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको यहाँ लिखना है Q1 प्लस, वहीं हमने कुछ किया नहीं है, यहाँ से Q2 की वैल्यू को उठा के इसमें फीड कर दिया है, तो यहाँ पर फीड किया, दोनों में से Q1 कॉमन निकाला, Q1 का यहाँ से फॉर्मूला आ गया। अब एक स्पेशल केस यहाँ पे डील कर दिया कि जब आइडेंटिकल स्फीयर होगा तो दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा, और जब रेडियस सेम होगा तो यहाँ पर Q1 क्या होगा, Q टोटल का हाफ होगा। इसी तरीके से Q2 भी क्या होगा, Q टोटल का हाफ ही होगा। ठीक है, Q2 भी क्या होगा, Q टोटल का हाफ होगा। ओके, तो ये कंडक्शन हो गया। तो कंडक्शन में एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इंडक्शन के बारे में, इसको आप पॉज करके लिख लो। ओके, अब इंडक्शन पढ़ेंगे। इंडक्शन एक चार्जिंग का ऐसा प्रोसेस है जिसमें चार्ज का ट्रांसफरिंग बिना एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट की ही हो जाता है। वो कैसे पॉसिबल है, अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा। देखो, जैसे मान लो कि ये कोई स्फीयर है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको हमने यहाँ पे प्लास्टिक के रॉड से ऐसे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक सब्सटेंस लेके आओ, इस पे मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऐसा क्यों है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने दो। बात यह है कि मान के चलो कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रख दो, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे कोई भी बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर हर जगह पे एटम है, हर जगह पे एटम है। ठीक है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव, चूंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसका सेंटर यहाँ पे है और उसके ऊपर में इसका ये है, ये पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर ही निगेटिव चार्ज का सेंटर है। तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही उधर पॉजिटिव चार्ज होता है तो निगेटिव चार्ज इसकी तरफ खिसक जाता है, और जब निगेटिव चार्ज इसकी तरफ खिसक जाता है तो कुछ पार्शियल निगेटिव चार्ज इस पे फील होने लगता है। पार्शियल निगेटिव चार्ज इस साइड में, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इतने पोर्शन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने लगता है। तो इसको भी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा तो पता चले। यहाँ पे जस्ट जो सरफेस पर एटम होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी तरफ स्लाइटली वो डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस होने की वजह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज अपीयर होने लगेगा, और जहां से ये निगेटिव चार्ज उठ के आया होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन तो खिसकने वाला है नहीं। यदि जो भी खिसकेगा थोड़ा भी, जिसका जो इजिली ट्रांसफरेबल है, जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कौन सा चार्ज कैरियर पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन है। चलिए भाई, अब इस पॉजिटिव की वजह से बगल वाले निगेटिव पर फोर्स लगेगा, वो भी पार्शियली शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जहां से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके आएगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने लगेगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बगल वाले पे भी फोर्स लगेगा, निगेटिव स्लाइटली इधर पार्शियली शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर पार्शियल चार्ज अपीयर होने लगेगा।
और फिर यहाँ पे जहाँ से उठ के आएगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज बगल वाले पे फोर्स लगाएगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, फिर इन सेम फैशन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर निगेटिव चार्ज, और फिर फाइनली यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ऐसा ये फाइनल अरेंजमेंट होगा। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं यहाँ पर फ्रैंकली निगेटिव चार्ज दिखा दिया हूँ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया हूँ। इसके अंदर में ये जो हो रहा है इसके अंदर में ड्रामेबाजी, वैसा ही यहाँ भी कुछ हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद किसी ने किया क्या कि इसको एक चीज समझो, एक टर्म आएगा हमारे फिजिक्स में अर्थिंग। अर्थिंग को भी थोड़ा समझ लेते हैं। देख बच्चे, जैसे क्या है कि पॉजिटिव चार्ज के पास ना, पॉजिटिव चार्ज के पास हाई पोटेंशियल होता है, एनर्जी टाइप का एक टर्म है पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल होता है पॉजिटिव चार्ज के पास, और निगेटिव चार्ज के पास लो पोटेंशियल होता है। निगेटिव चार्ज के पास क्या होता है, लो पोटेंशियल होता है। निगेटिव चार्ज के पास लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज के पास हाई पोटेंशियल होता है। ठीक है, अभी आप ये समझो। और अर्थ को बोलते हैं, अर्थ इलेक्ट्रॉन का भंडार है। इसका जो है ना, इसका पोटेंशियल हम लोग जीरो मानते हैं, इसका पोटेंशियल जीरो मानते हैं। ओके, अब मान के चलो कि यहाँ पे कुछ भी है, कुछ भी ले लो, कुछ भी रैंडमली हमने ले लिया और उस पर पॉजिटिव चार्ज है बच्चा, टोटल चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और इसको हमने अर्थ से एक फाइन मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया, अर्थ के साथ फाइन मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये जीरो है, जीरो से ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये लो पोटेंशियल है और ये क्या है, हाई पोटेंशियल है। एक पॉइंट और मैं आपको लिखाऊंगा यहाँ पे कि जो निगेटिव चार्ज होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। निगेटिव चार्ज लो टू हाई, निगेटिव चार्ज लो टू हाई। इसको समझना है भाई, इसको ये रट्टा मार लो, ये इसको मैं प्रूफ करूंगा बाद में कि ऐसा क्यों है, लेकिन अभी आप समझो, इसको याद रखो कि निगेटिव चार्ज लो से हाई की तरफ प्रोपागेट कर, जब भी ट्रांसफर होगा निगेटिव चार्ज का तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा, और पॉजिटिव चार्ज का जब भी ट्रांसफरिंग होगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। निगेटिव चार्ज लो से हाई और पॉजिटिव चार्ज हाई से लो। तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है कि वो हमेशा लो से हाई की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से किधर जाएगा, लो से हाई की तरफ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन हमेशा लो से हाई की तरफ जाएगा। ओके भाई, तो यहां पे जो अर्थ है, अर्थ के पोटेंशियल को जीरो माना जाता है, अर्थ के पोटेंशियल को जीरो माना जाता है। कुछ मैं ऐसे टर्म्स बोल रहा हूं जिसको आपको एज एन इंफॉर्मेशन अपने नोट में लिखना होगा, और इन सारी बातों का क्यों, इन सारी बातों का जवाब आपको धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये लो पोटेंशियल है, जीरो इसका पोटेंशियल है, और ये हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव है इसके पास। तो अर्थ इस केस में लो पोटेंशियल, तो अर्थ को के नेट पोटेंशियल को हम लोग जीरो मानते हैं। ये पॉजिटिव है तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। और अर्थ के पास चार्ज का ये भंडार है भाई, अर्थ के पास चार्ज की कमी नहीं है, फुल है इसके पास, जितना मर्जी उतना निकाल लो और इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जितनी मर्जी उतने इलेक्ट्रॉन्स को डाल भी दो, उतने इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचा भी दो इसके पास, तो भी इसके सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि लो से हाई की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा, जैसी पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा इलेक्ट्रॉन की बेचैनी बढ़ जाएगी, और ट्रांसफरेबल है वो, उसके पास वरदान प्राप्त है। वरदान क्या प्राप्त है कि जैसी पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा ना तो वो ट्रांसफर कर जाएगा, और कहां से कहां तक ट्रांसफर करेगा, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर कर जाएगा, और तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो यहां से अब इलेक्ट्रॉन सरकना शुरू कर देंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सरकते सरकते, चूंकि इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है, अर्थ का पोटेंशियल क्या है, जीरो, तो इसका भी फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका भी फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, और इसका फाइनल पोटेंशियल जीरो होने का मतलब है इसका टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। परफेक्ट है। ओके, इसी तरीके से मान लो कि एक और हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मान लो कोई भी बॉडी है जिसके इस फेस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया दोस्त, लो हो गया, क्योंकि निगेटिव है तो वो जीरो से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल लो है और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, हाई है,
तो इलेक्ट्रॉन अब इधर से इधर सरकेंगे इस केस में, और इस केस में इधर से इधर सरकेंगे। इस चार्ट को आपको याद रखना है, इस डायग्राम को, कि जब भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा तो यहाँ से चूंकि यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव होगा और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 0 है, तो ये लो पोटेंशियल हो जाएगा, ये हाई पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर सरकेगा और इस केस में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर सरकेगा। परफेक्ट है, ओके। अब इसके बाद हम आगे की कहानी बोलते हैं। यहाँ पे इस बात की जरूरत थी, इस बेसिक का जरूरत था, अब इस बेसिक को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। इसको एक बार नोट कर लेना, इस डायग्राम को। चलिए फटाफट लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी अब क्या करेंगे ना कि पहले केस में हमने किया क्या था, केस फर्स्ट में, कि एक चार्ज्ड स्फीयर के बगल में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी ला दिए थे। उसके कांटेक्ट में नहीं लाया था, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, अभी दूर ही है, ठीक है, गैप है दोनों के बीच में। तो इस पॉजिटिव की वजह से, यहाँ के पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज, इस फेस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पर फाइनली क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट स्टेप था कि इसको बगल में ला दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको अर्थिंग कर देंगे, इस फेस को क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। और अर्थिंग दिखाते समय तार को ऐसे दिखा के बड़ा सा अर्थ नहीं दिखाएंगे, 3 ऐसे पैरेलल लाइन दिखा देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इस फेस को क्या किया गया है, अर्थेड किया, अर्थिंग, यहाँ पर इस फेस को अर्थिंग कर दिया गया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ का पोटेंशियल लो है भाई, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल हाई है, पॉजिटिव है मतलब हाई है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएंगे। परफेक्ट है बच्चा, ओके, इलेक्ट्रॉन उठ के आएंगे, तो इसको तो खत्म कर देंगे। फाइनली इस फेस पर चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए भाई, फाइनली इस फेस पर चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस समय डायग्राम कैसा होगा, देखो उस समय का डायग्राम मैं दिखाता हूँ। उस समय का डायग्राम कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको दिखते रहेंगे, उधर का तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका है, ठीक है, ओके। फर्स्ट स्टेप क्या था, इस कंडक्टिंग स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर था ये, इसके बगल में ये चार्ज्ड बॉडी लेके आए, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, इस फेस को नेगेटिव मिला, इस फेस को पॉजिटिव मिला। क्यों मिला आपको क्लियर है, अर्थिंग किया गया, तो ये फेस कंगाल हो गया। अब इस फेस पर नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, जब तक ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इस पर एक फोर्स लगाएगा और इस फोर्स की वजह से ये नेगेटिव चार्ज इधर इसी फेस पर आपको अपीयर होता रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि इसको हटा देंगे। जैसे इसको हटाएंगे तो ये जो इस पॉजिटिव की वजह से इस पर जो नेगेटिव लग रहा था वो अब फैक्टर खत्म हो गया, अब वो फोर्स लगाएगा ही नहीं। जब ये फोर्स नहीं लगाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करके और ये यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो फाइनली आपका फिर कैसा सरफेस, कैसा डायग्राम बन जाएगा, आपका फाइनली डायग्राम ऐसा बन जाएगा। तो आप देखो ये चीज कि आप लेके क्या चले थे, न्यूट्रल स्फीयर, लेकिन आपको फाइनली मिला क्या, निगेटिवली चार्ज स्फीयर। पक्का उसी तरीके से इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना था तो यहां पर नेगेटिव डेवलप करते तो इस फेस पर पॉजिटिव डेवलप होता, इस फेस पर नेगेटिव डेवलप होता, और यहां पर अर्थेड करते तो ये लो पोटेंशियल होता, या हाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन सरक के इधर चले जाते, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आपको अपीयर होता रहता। और जब ये आप इसको फिर हटाते तो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। पक्का है, ओके, ठीक। इसको भी लिख लो। चलो भाई, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं। अब इंडक्शन को लेकर के कुछ स्पेशल डिस्कशन करते हैं। देखिए, जैसे मान लो एक और करते हैं, एक और डायग्राम पे काम करते हैं। यहां पे एक स्फीयर ले लिया गया, यहां भी एक स्फीयर है, ये A है, ये B है, और ये मेन स्फीयर है। एक स्फीयर है जिस पे कुछ चार्ज है, इसको फिलहाल B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। दोनों न्यूट्रल है, दोनों पे कोई चार्ज नहीं है। चलो भाई, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एक स्फीयर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके करीब लेके आते हैं। करीब लेके आओगे तो यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा,
यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। पक्का? ओके, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, स्टेप 2 में है आप इसको अपनी जगह पे रहने दो। ठीक है? ओके, अब इन दोनों को करीब लाओ, सड़ो, है ना? यहां पे निगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। अब देखो यहां पे मजेदार एक काम होगा, वो क्या है कि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को नलिफाई करेंगे। ठीक है? तो यहाँ ये जो फेस है ना वो कंगाल हो जाएगा, लेकिन इस निगेटिव पे ये फोर्स लग रहा है, इस पॉजिटिव की वजह से, है ना, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है और इस पे रिपल्सन का फोर्स लग रहा है भाई। इसी कारण से ये अपनी जगह पे बने रहने वाले हैं जब तक ये यहाँ पे है। पक्का? ओके, अब क्या करेंगे, स्टेप 3 में इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप बढ़ाएंगे, थोड़ा गैप करेंगे, है ना? तो देखो डायग्राम कैसा बनेगा। ए अपनी जगह पर बना रहेगा, ए अभी यहीं पे है। थोड़ा ये देखना है ना, इन दोनों डायग्राम को एक मत समझ लेना भाई। यहां पे अभी बहुत इनके बीच में जो गैप है ना उसको बहुत थोड़ा बढ़ाना है, गैप को, है ना, टेंड्स टू 0 गैप है, लेकिन वो गैप क्या है, टेंड्स टू 0 है, मतलब लगभग 0 के बराबर है। तो वैसा करने से चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? ओके, ऐसा। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, लिखते चलना बाबू। इसको अब हटा देंगे, एक को अब नहीं रखना है, एक को नहीं रखेंगे। ठीक है? इनके बीच में गैप है, सटे हुए नहीं है। तो क्या होगा कि जैसे इसको हटाओगे, इस बी और सी के इन फेसेस पे निगेटिव चार्ज, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना निगेटिव पॉजिटिव, ये तो दोनों एक दूसरे के करीब जाने के लिए बेकरार थे, लेकिन ये दुश्मन था, ये गार्जियन था, ये बोला था नहीं नहीं भाई आपको यहीं रहना है। जैसे ये खत्म हुआ, अब ये दोनों सबसे नजदीकी खिड़की पे पहुंच जाएंगे। समझ रहे ना? ओके, अब स्टेप 5 में क्या करना है, एकदम दूर दूर कर देना है। ठीक है? दोनों को एक दूसरे के इंटरेक्शन से बाहर कर दो। तो जैसे दूर दूर करोगे, अब इसका फोर्स इस पे नहीं है, इसका फोर्स इस पे नहीं है, तो अब ये आपस में जो फोर्स लग रहे थे इन पे रिपल्सन के, उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये फाइनली यहां पे आपको मिलेगा एक स्फीयर। इसमें कोई अर्थिंग का यूज नहीं किया हमने, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है। ठीक है? बिना अर्थिंग का कॉन्सेप्ट बताए आपको हमने इंडक्शन से चार्ज अनचार्ज बॉडीज को चार्ज बना करके दिखा दिया। ठीक है? अब ये आप समझे ना, तो वो समझना आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा, कंपैरेटिवली आसान होगा उसको समझना। उसमें कुछ था नहीं, 2-3 ही पॉइंट था। एक कि निगेटिव चार्ज लो से हाई की तरफ जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है। और दूसरा पॉइंट था कि अर्थ जो है ना उसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार है। और तीसरा पॉइंट है वो जितनी मर्जी उतना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और जितनी मर्जी उतना इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी कर सकता है। ठीक? और ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो चार्ज, जो अर्थ है उसका नेट पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो जब निगेटिव चार्ज को
जब अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे तो अर्थ क्या बन जाएगा, हाई पोटेंशियल बन जाएगा, क्योंकि वो निगेटिव पोटेंशियल है और ये क्या है, जीरो है। और जब पॉजिटिव चार्ज को जब कनेक्ट करोगे तो वो हाई पोटेंशियल बन जाएगा और अर्थ क्या बन जाएगा, लो पोटेंशियल। तो जब निगेटिव के साथ कनेक्ट करोगे तो ये हाई पोटेंशियल बनेगा, जब पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करोगे तो ये लो पोटेंशियल बनेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। एक बात है, यहां पर ये आपको लाइन दिखना चाहिए, दिख रहा होगा, ये कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। ये इस डायग्राम पे पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अब दोनों को मिला मत लेना, ओके। तो एक और हमने प्रोसेस देख लिया, लिख लो इसको पॉज करके। स्क्रीनशॉट लेके मत छोड़ देना भाई, स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आप वो मोबाइल में ही रह जाता है, आपको इसमें लगाना है ना, ओके। अब चलो अब कुछ स्पेशल पॉइंट करेंगे इंडक्शन पे। देखो इंडक्शन बड़ा कमाल का होता है। इंडक्शन से हम ये प्रूफ कर लेते हैं कि देखो कूलम साहब ने क्या बोला, कूलम बोले क्या कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जब वो लाइक पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके, तो यहां से इंडक्शन से रिलेटेड हम लोग बेसिक एस्पेक्ट्स जो भी थे, इंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज का ट्रांसफरिंग होता है, रबिंग के थ्रू कैसे कैसे होता है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो भी हमने आपको बता दिया, कंडक्शन भी बता दिया, उस पर बेसिक जो न्यूमेरिकल्स के लिए यूजफुल फार्मूलाज हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ से प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एक तरीके से ख़त्म हुआ। कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसमें या फिर कुछ आपको नोट्स भी दिखेंगे जिसमें बोलेगा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी बता देते हैं, थर्मायोनिक एमिशन जो है उसके बारे में भी नाम ले लेते हैं। तो ये सब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में जानेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल मत घबराना। आप 3 ही मेन मेथड मानना, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग का, रबिंग, कंडक्शन और इंडक्शन, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे इस लेक्चर में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंडक्शन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट करेंगे कूलम्स लॉ पढ़ाने के बाद। उस पर मैं ये भी बात बताऊंगा कि एक पॉइंट चार्ज बॉडी, एक जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक बॉडी है, जो पॉइंट चार्ज बॉडी नहीं है, ठीक ठाक बॉडी है, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। एक लड़के ने अभी व्हाट्सएप पे हमसे ये डाउट भी पूछा था कि क्या सर कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि चीज़ पॉसिबल है कि दो सिमिलर लाइक चार्ज बॉडी में अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये सब क्या पॉइंट है, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कवर करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर भी एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा, उसका ढंग से देखिएगा, ठीक है। चलिए फिर बाय।